चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि समास का अर्थ क्या होता है। चलिए वन का ऑप्शन देना है कि समास का अर्थ क्या होता है। दो शब्दों को मिलाकर छोटा करना, दो शब्दों में संधि करना, विभक्ति हटाकर शब्द को सुंदर संक्षिप्त सुंदर बनाना, या निरर्थक वर्डों को मिलाकर एक नया शब्द बनाना। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा। फर्स्ट नंबर आपका बनेगा याद रहे, दो शब्दों को मिलाकर छोटा करना। उसी प्रकार का जो ऑप्शन डी है वो भी बिल्कुल लगभग सही है, लेकिन कह रहा है निरर्थक वर्ण। याद रखिए, जब हम लोग समास पढ़ रहे होते हैं तो जैसे आपका दिया होता है राजपुत्र, क्या होता है, राजपुत्र होता है। तो यहाँ पर होता क्या है, राजा का पुत्र, क्या होता है, राजा का पुत्र। तो आप बताइए कि जो पहला पद है वो भी तो आपका क्या है, सार्थक है, अर्थात इसका अर्थ निकल रहा है, पुत्र का भी अर्थ निकल रहा है। लेकिन निरर्थक का मतलब होता है, जैसे हमने एक बार शब्द बोला रोटी, रोटी के बाद एक शब्द और आता है रोटी ओटी, है ना, रोटी ओटी। तो ये ओटी शब्द क्या है, निरर्थक, इसका कोई अर्थ आपका नहीं निकलेगा, है ना। तो इसलिए कह सकते हैं निरर्थक वर्णों को मिलाना कोई मतलब ही नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी को हट जाएगा। तो पहला ऑप्शन से हो जाएगा कि दो शब्दों को मिलाकर छोटा करना, है ना। यहाँ पर दो शब्दों को, जैसे राजा का पुत्र है, इसे छोटा करना ही क्या हो गया, समास हो गया। ठीक है ना। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों समास के भेद होते हैं कितने, 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। और इस 6 भेद में देखिए आपका जैसे अव्ययीभाव समास, यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास आपका हो जाता है, कर्मधारय समास होता है, इसके बाद आपका द्विगु समास होता है, द्वंद्व समास होता है, और आपका बहुब्रीहि समास होता है। तो आपके 6 समास होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है व्यग्र का पर्यायवाची क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 3 की जवाब देना है। यहाँ पर देखो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा। आपसे कह रहा है व्यग्र का पर्यायवाची क्या होता है। यहाँ पर देखा जाए व्यग्र की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका होगा क्या। देखो व्याघ्र नहीं दिया है, व्याघ्र मतलब बाघ कहने लगे, क्योंकि व्याघ्र अगर यहाँ लगा दिया गया व्याघ्र तो यहाँ पर घा होता है, और यहाँ पर जो दिया गया है वो आपका गा दिया गया है ना। तो याद रखिएगा बाघ नहीं है ये, याद रखिए इसका जो सही आंसर होगा वो आपका अधीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधीर हो जाएगा। अधीर मतलब जो बोलते हैं ना अशांत, जो व्यंत बोलते हैं ना अशांत प्रकृति का व्यक्ति है, ये शांत रहता ही नहीं है, अशांत। या आकुल जिसे कहते हैं, आकुल भी कहते हैं, इसी को आकुल भी कहा जाता है। ठीक है ना। या विकल भी कह देते हैं ना, ये आपके व्यग्र के पर्यायवाची होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया है, यहाँ पर आपका सी हो गया है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 4 नंबर, और आपसे कह रहा है कि अनार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। चलिए अनार की पर्यायवाची की बात करते हैं। देखिए अनार जो होता है ना उसे बोलते हैं सुकोदन, इसे बोलते हैं दाडिम, इसे बोलते हैं राम बीज। तो याद रखिए अनार के जितने भी पर्यायवाची लिखे हैं बिल्कुल सही लिखे हैं, तो ऑप्शन आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 5 नंबर में, और आपसे कह रहा है चिरंतन का विलोम शब्द इनमें से क्या है। चिरंतन का विलोम अब क्या होता है, यहाँ पर बताना है। चिरंतन का विलोम होता है नश्वर। क्या होता है, नश्वर होता है। मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है यहाँ पर बी नंबर जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो चिरंतन के और भी विलोम बन सकते हैं, है ना। चिरंतन के और विलोम हो सकते हैं, जैसे मरणशील भी है, क्षणभंगुर भी आपका है। तो इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है, और आपसे कह रहा है कि जिसका कोई इच्छा या स्पृहा ना हो, अर्थात जिसको किसी की प्रकार की चाह ना हो, तो उसे कहते हैं निस्पृह। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। इच्छा से रहित जिसे कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। तो यहाँ पर देखा जाए इच्छा के पर्यायवाची क्या होते हैं, तो इच्छा के पर्यायवाची होती है कामना, अभिलाषा, स्पृहा, वांछा। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा गया है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके 7 पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कौन सा है। 7 की बात करते हैं तो शुद्ध वर्तनी में इनमें से देखो सुसुप्त जो लिखा है क्या सही दिया है, तो ये गलत दिया गया है। याद रखिए जो आपका सुसुप्त ये भी आपका गलत दिया गया है। सही आंसर आपका हो जाएगा ये वाला जो सुसुप्त लिखा है, ये सही आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में यण संधि है। यण संधि की बात करते हैं तो देखिए हमने कहा था कि आधा अक्षर मिलता है वो भी या और वा के साथ। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया है अत्याचार,
अत्याचार जिसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसको तोड़ा जाएगा तो आपका बनेगा क्या, अतिधन आचार बनेगा, अतिधन आचार, अत्याचार। तो ये यण संधि ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर में कि सत्यार्थी का संविच्छेद क्या है। सत्यार्थी का संविच्छेद पूछा गया है, तो सत्य धन अर्थी बनेगा, सत्य धन अर्थी। ये देखो अथी लिखा है और ये अर्थी बिल्कुल सही लिखा है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर आपका बी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मात्रा कौन सी है, बड़ा आ की मात्रा है, और बड़ा जो आपकी होती है वो कौन सी संधि में, तो आपकी दीर्घ संधि में। किसमें, तो आपकी दीर्घ संधि में, तो इसलिए कहेंगे ऑप्शन आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि युधिष्ठिर में समास बताना है, युधिष्ठिर में समास बताना है। 10 नंबर की बात करते हैं तो युधिष्ठिर में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 जो आपके सामने है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बार पढ़ाया गया है ना, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और आपसे कह रहा है कि शरणागत में कौन सा समास है। चलिए बताना है कि शरणागत में कौन सा समास है। शरणागत की अगर बात करते हैं, शरण को आगत है ना, जो शरण में आता है, अर्थात इसमें विभक्ति का प्रयोग होगा, और विभक्ति का प्रयोग होगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि मर्दासन शब्द में कौन सा समास है। मर्दासन शब्द में जो समास है वो आपका कौन है। तो मर्दासन की अगर हम बात कर लेते हैं तो भैया कहेंगे कि इसका विग्रह किया जाएगा तो मरण को आसन होना, है ना, मरण को आसन होना, मतलब ये भी क्या होगा, विभक्ति के प्रयोग में से ये आपका तत्पुरुष समास जिसका आ गया है, जवाब बिल्कुल सही बनेगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया गया और आपसे कह रहा है गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं। तो गंगा से उत्पन्न कौन हुए थे, गंगा पुत्र भीष्म पितामह, है ना। तो दोस्तों याद रखिए इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है गांगेय पुत्र, है ना। क्या बोलते हैं, गांगेय पुत्र कहते हैं, गंगा पुत्र नहीं बोलिएगा आप, गंग पुत्र देखो लिखा है यहाँ पर, गांगे कह देंगे, गांगे इनको कहा जाता है। तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 14 नंबर में, उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उन्मेष शब्द में किस आपके उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो याद रखिएगा उन तो ऑप्शन में है ही नहीं है, तो सीधी बात है कि आपको ऑप्शन कहां पर जाना है, उद धन मेष हो जाता है। जब इसको तोड़ेंगे तो ना का परिवर्तन दा में हो जाएगा और उद धन मेष हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है और आपसे कह रहा है कि जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वो प्रत्यय क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा जो शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ते हैं उन्हें कहते हैं तद्धित प्रत्यय। क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। लेकिन अगर हम आपसे बात करें कि यहाँ पर जो आपका होता है ना क्रिया, कोई अगर क्रिया दिया गया है और क्रिया के बाद आपका प्रत्यय होता है, जैसे आपका चलना एक धातु है, न प्रत्यय लगा दिया तो कहीं ना कहीं क्रिया है, तो वो आपका होता है कृत्य प्रत्यय। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़ते हैं तो ये तद्धित होता है, और क्रिया के साथ जो प्रत्यय जुड़ता है उसे कृत्य कहते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और आपसे कह रहा है क्रिया का मूल रूप क्या होता है। तो अभी हमने बताया क्रिया का मूल रूप होता है धातु, है ना। जैसे आपका चलना, है ना, देखो चलना जो आपका है इसमें ना प्रत्यय है, इसको अगर ना को हटा देंगे तो चल क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। तो क्रिया का मूल रूप होता है धातु, और इसमें प्रत्यय लगा दिया जाएगा तो क्रिया बन जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही दी गई है। किस शब्द की वर्तनी सही दी गई है। अनुग्रहित जो दिया गया है यहाँ पर, अनुग्रहित ये वाला गा आपका सही बनेगा, ये आपका ये वाला गा सही बनेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल बी नंबर वाला, वो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पर जो सही वर्तनी है वो आपकी कौन सी है। देखो दिया गया है कि अभ्यर्थना, ये अभ्यर्थना बड़ा आ, ये तो आपका लगेगा नहीं, यहाँ पर आ भी लगा है ना। अभ्यर्थना ये भी नहीं होगा, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभ्यर्थना। ऑप्शन आपका ए नंबर है जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। सभी लोग सेशन को लाइक भी करते हुए चलेंगे, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराई जा रही है ना, तो पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम देवजी के ट्रिक से जुड़ सकते हैं और वहां से पीडीएफ भी जिसमें इंग्लिश होगी, मैथ होगी, है ना, वो भी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। सभी लोग सेशन को लाइक करिएगा, है ना, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, सभी लोग सेशन को लाइक जरूर करते रहिएगा। यहाँ पर देखिए पर्वत का पर्यायवाची नहीं पूछा गया, नहीं। तो हमने कहा सर पर्वत का पर्यायवाची गिरि होता है, यहाँ पर शैल होता है, भूधर होता है।
तो आपके दिमाग में गिरधर भी आ रहा है, लेकिन गिरधर बोलते हैं कृष्ण भगवान को, तो इसलिए आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी गिरधर आपका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर पंडित का पर्यायवाची नहीं है। देखिए पंडित का पर्यायवाची मनीषी होता है, पंडित का पर्यायवाची प्राज्ञ होता है, पंडित का पर्यायवाची विद्वान भी होता है, पंडित का पर्यायवाची सुधी भी होता है। क्या होता है? सुधी भी बहुत बार पूछा गया, सुधी भी होता है, विद्वान होता है, कोविद, एक शब्द आपने कोविद, कोविद जो आपका होता है ये भी क्या होता है? इसी का होता है ना। विलक्षण भी होता है लेकिन विदुर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 21 से 22 दिया गया है। कह रहा है प्रश्नों में से विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य है जो आपका शुद्ध दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा वाक्य सही है। 21 नंबर में देखिए आपसे कह रहा है पहला पॉइंट कि अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। ठीक है, हजारों लड़का गरीब है, हजारों लड़के, है ना, ये लड़का देखो गलत हो गया है। कितने लड़का पढ़ रहे हैं, कितने लड़के होते, कितने लड़के, है ना, तो इसलिए ये गड़बड़ हो गया। सेना में कितना, कितने घोड़े हैं आपका होना चाहिए, इसलिए गड़बड़ हो गया। पहला ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि वह गली में कुछ पतला सा है, वह गली में कुछ पतला सा है, हजम नहीं हो रहा ये वाला, है ना, इसको हटाइए। मेरी 2 गाय सफेद हैं और एक काली है, सही है। यह पुस्तक सबसे सर्वोत्तम, देखो जब सब सर्वोत्तम के साथ कभी भी सबसे का प्रयोग नहीं होता है। यह पुस्तक के नियम अच्छे, यह पुस्तक के नियम, ये इस पुस्तक के नियम अच्छे हैं, ये होना चाहिए। देखिए यहाँ से ये गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 23 से 24 है और आपसे वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। 23 नंबर में से पहला ऑप्शन कह रहा है वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड देने के योग्य है। तो देने शब्द आपका लोग लगेगा नहीं, लेना भी नहीं लगेगा, पाना भी नहीं होगा, यह होगा ऑप्शन सी कि वह दंड के योग्य है। तो ऑप्शन आपका क्या बनेगा? सी नंबर है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है और 24 की बात करते हैं। पाठ पढ़कर कल आइए, देखो यहाँ से मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, पाठ पढ़कर कल आइए नहीं, कल आइए पाठ पढ़कर, ये भी देखो यहाँ पर लगा दिया, इसका मतलब यहाँ से गड़बड़ हो गया। ऑप्शन देखिए कल पाठ पढ़कर आइए, बिल्कुल सही ऑप्शन है कि कल पाठ पढ़कर आइए। यही तो होता है, टीचर आपसे ये कहते हैं कि कल ये चैप्टर पढ़ के आना है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 25 है कप ईंधन ईस का संधि विच्छेद आपको करना है, तो संधि संयोजन करना है। तो कप ईंधन ईस बराबर कपीस होता है, क्या होता है? कपीस होता है, और कपीस होता है तो बड़ी की मात्रा आएगी, और बड़ी की मात्रा आएगा तो दीर्घ संधि बनेगा। तो ऑप्शन देखिए बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो देखिए हिंदी में आपने इसको कितना किया थोड़ा सा हमें बताइएगा, बाकी इंग्लिश हम आपको सॉल्व नहीं कराते हैं, आप किसी भी चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं, है ना। और हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो आपको पीडीएफ जरूर फॉर्मेट में, पीडीएफ जो आपको है वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाती है, तो इंग्लिश भी आप लोग लगा सकते हैं। हमने कहा भी है कि देखो कोई भी टीचर होता है तो वो 100% अपने आप में हर सब्जेक्ट में नहीं होता है, इसलिए हम आपको जीके और हिंदी पढ़ाते हैं, वही पढ़ा सकते हैं, है ना। बाकी पढ़ाने की तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन वो चीज हम नहीं पढ़ा सकते हैं जो आपका एक धुरंधर पढ़ा देता है, ठीक है ना। और पढ़ना चाहिए बेस्ट से बेस्ट। तो देखो यहाँ पर देखिए भाग थर्ड में हम लोग सामान्य ज्ञान, जो कि आपके 25 क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं सामान्य ज्ञान में क्या तैयारी है। क्वेश्चन नंबर आपकी 51 है कि भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 51 दिया गया, और 51 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाते हैं ना, वो अधिकार जो आपका है वो किसके पास होता है? तो ये अधिकार जो आपका होता है, कह रहे संसद के दोनों सदनों को। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो आपके आर्टिकल नंबर 61 में होता है, और ये प्रक्रिया कहीं से भी लगाई जा सकती है, चाहे वो आपका राज्यसभा हो चाहे आपका लोकसभा हो, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। ये प्रक्रिया में आपको पहले 14 दिन पहले इनको नोटिस दी जाती है, इसके बाद उस नोटिस के बाद अगर ये अपने पद से नहीं हटते हैं तो फिर क्या होता है, 2/3 दोनों ही सदनों से अगर पारित हो जाता है तो इन पर महाभियोग प्रक्रिया लग जाती है ना। ये कहीं ना कहीं दाग धब्बा लगना होता है। महाभियोग मतलब होता है कि इन पर एक कलंक लग गया, इन पर एक दाग लग गया, क्योंकि अभी तक किसी पर महाभियोग लगा नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका 52 है कि संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी? चलिए बताना है कि संविधान की जो प्रारूप समिति थी, और ये प्रारूप समिति में जो सम्मिलित सदस्य थे वो आपके कौन थे? तो आप कहेंगे सर इसमें आपके 7 लोग थे। कितने लोग थे? 7 लोग थे, याद रखिए 7 सदस्य थे। तो इसमें से पूछा जाता है कि इसके जो आपके अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। बाकी और भी आपके इसमें थे, जैसे गोपाल स्वामी थे, अल्लादी आपके थे, कन्हैया लाल थे,
और रौशद भी, सैयद मोहम्मद भी आपके थे, है ना, एल माधव थे, इसके स्थान पर फिर कोई और आ गया था, है ना। ये सब चीजें हैं और आपको और डिटेल में थ्योरी में पढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है 53 नंबर में, और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। 53 की बात करते हैं तो देखो दिया गया है दीवान ए मुस्तकराज। इस विभाग को जो बनवाया था वो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। किसने? याद रखिएगा, ये जो बनवाया था वो आपकी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और वहीं पर देखा जाए तो आपका दीवान ए अमीर को ही ये आपके मोहम्मद तुगलक ने बनवाया। दीवान ए खैरात जो कि आपके देख सकते हैं फिरोज तुगलक ने बनवाया। दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत ये जो विभाग है वो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। किसने? अलाउद्दीन जो आपका था, अलाउद्दीन, है ना, कौन? खिलजी। तो दोस्तों याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी जो आपका रहा है उसने बनवाया था दीवान ए रियासत। ये दीवान रियासत क्या था कि एक वाणिज्यिक मंत्रालय था। क्या था? ये वाणिज्यिक मंत्रालय था। याद रखिए जो आपका दीवान ए रियासत है ये वाणिज्यिक मंत्रालय था। यहाँ पर देखिए दीवान ए मुस्तकराज मतलब क्या होता था? दीवान ए मुस्तकराज मतलब होता था कि जो आपका कृषि से संबंधित क्षेत्र है उसके विस्तार से आपका मुस्तकराज होता था। दीवान ए खैरात क्या होता था? दीवान ए खैरात में क्या होता है? तो इसमें क्या होता था कि जो मुस्लिम लड़कियों से विवाह तथा विधवाओं की गुजारे के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। ठीक है ना, ये चीजें आपकी हैं। और इसके बाद यहाँ पर कौन सा बच्चा? कोही वाला, कोही वाला बच्चा देखो दीवान ए अमीर कोही। इसमें क्या होता था कि इस विभाग का प्रमुख कार्य था कृषि क्षेत्रों का विस्तार, इसमें हो जाएगा। तो मुस्तराज में भी आपका यही था। ठीक है, मुस्तराज में आपका यानी था, मुस्तराज में वसूल होता है, वसूल होता है, मुस्तराज में वसूल होता था। और वो जो वसूल होता था अधिकारियों को बकाया रकम में होता था। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? एका ब्राह्मण जो आपका है ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है 54 नंबर में, वो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका गौतमी पुत्र जो सतकर्णी है। याद रखिए एका ब्राह्मण अथवा जिन्हें बोलते हैं अद्वितीय ब्राह्मण, क्या बोलते हैं इन्हीं को? अद्वितीय ब्राह्मण कहते हैं। और सातवाहन शासक थे गौतमी पुत्र सतकर्णी को बलश्री के नासिक अभिलेख में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है 55 नंबर में, कह रहा है वैदिक ग्रंथों के, क्या दिया है? वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। तो दोस्तों याद रखिएगा इनको विजयनगर के राजाओं का आश्रय प्राप्त था। इनके आश्रय में रहकर कहीं न कहीं ग्रंथ लिखते थे। तो ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका 56 है कि कोरी क्रीक स्थित है। चलिए, क्या ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है? चलिए 56 का ऑप्शन देना है। जो कोरी क्रीक है दोस्तों याद रखिए कच्छ के रण में है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। जो कठियावाड़ा तट है सौराष्ट्र जो कि गुजरात में है, वहां पर ये विस्तार है दोस्तों। इसी तट पर देखा जाए कोरीकृत अर्थात कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी इसी पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा कौन सा? आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है 57 नंबर में कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? अब आप बताइएगा कि शीतकाल में जो वर्षा होती है 57 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों शीतकाल में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पूर्व से होती है। मतलब देखा जाए तो ये जो बारिश होती है कहीं ना कहीं कुछ प्रकार से ऐसे आपको होगी। और आपसे कह रहा है कहाँ पर? तो भारत के निम्नलिखित किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा होती है? तो देखो यहाँ पर देखो उत्तर पश्चिम दिया गया है, दक्षिण पश्चिम दिया है। तो आपको मालूम तमिलनाडु एरिया में बारिश होती है। तो तमिलनाडु एरिया में है तो आपका कहाँ आएगा? तो आपका ये दक्षिण है और ये आपका पूरब है। तो यहाँ से जो आपका हो जाएगा तो दक्षिण पूर्व आपका हो जाएगा। तो तमिलनाडु में जो वर्षा होती है कहीं ना कहीं दक्षिण पूर्व वाली आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। हम उसमें से देखा जाए कि अगर हम भारत में अगर बताएं तो भारत में देखो यहाँ पर पंजाब एरिया में भी होती है। कहाँ होती है? पंजाब एरिया में होती है। और पंजाब एरिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये देखो ऊपर आपका उत्तर है, यहाँ पर आपका पश्चिम है ना। तो उत्तर पश्चिम वाला कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर होता तो हम लोग वहां पर ध्यान देते। और ऑप्शन कौन है? डी नंबर, दक्षिण पूर्व अर्थात तमिलनाडु में आपको वर्षा होती है। तो इसलिए ऑप्शन आपको डी लगा देना है। ठीक है ना, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक आपका क्षेत्र है? सोया प्रदेश किसे कहते हैं? यहाँ पर 58 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है सोयाबीन की खेती आपको होती है, जिसे मध्य प्रदेश जो आपका सोया प्रदेश भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन में आपका आंसर दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो आप बताइएगा। यहाँ पर बताना है उत्तर प्रदेश की सीमा, है ना। आपको बताया गया है कि 8+1, है ना, 8 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश से आपको मिलती है। अब यहाँ पर 59 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो सकता है 59 नंबर में?
तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 59 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर झारखंड से कहाँ लगेगी, नहीं लगेगी, है ना, झारखंड से तो नहीं लगेगी। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। दोस्तों हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड ये आते हैं, तो झारखंड का नाम आया क्या भाई यहाँ पर, क्यों झारखंड का नाम आ गया क्या? अच्छा भैया, फिर से देखते हैं, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों से मिलती है? पंजाब नहीं आया होगा, है ना, हाँ पंजाब नहीं आया होगा। देखिए यहाँ पर कह सकते हैं उत्तराखंड मिलता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड मिलता है, लेकिन पंजाब से नहीं मिलता है। हाँ बिल्कुल सही है, डी नंबर, पंजाब के साथ सीमा नहीं लगती है, इसलिए जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया गया है, निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया गया है। 60 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर 1, 2, 3, अर्थात जो अफगानिस्तान है, ईरान है और इराक है। अफगानिस्तान, ईरान और इराक जो आपका है वो स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा। मतलब रमजान और ईद के पवित्र महीने जैसे धार्मिक अवसर के लिए जो अर्धचंद्र को नंगी आंखों से देखा जाना ही आपका कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आपसे 61 नंबर में, कह रहा है कि मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर इन्हें क्षुब्धग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुब्धग्रह कहते हैं। ये धातु और खनिजों से बनी छोटी मोटी अनियमित आकार की चट्टाने होती हैं और सूर्य के चक्कर भी लगाती रहती हैं। तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला आ गया है और आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके 62 में कह रहा है कि भूमध्य रेखा गुजरती है, जो भूमध्य रेखा है वो गुजरती है दोस्तों याद रखिएगा कहाँ से, तो आपके मध्य अफ्रीका गणराज्य से, केनिया से, नामीबिया से और आपके वेनेजुएला से। दोस्तों याद रखिएगा जो आपकी भूमध्य रेखा है ना, भारत से तो गुजरती नहीं है, ये आपकी जो भूमध्य रेखा है वो आपके 13 देशों से और 3 महाद्वीपों से गुजरती है। तो इनमें से देखा जाए तो दोस्तों आपकी केनिया से होकर गुजरती है। तो 62 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी नंबर है, ये आपकी केनिया से होकर यहाँ पर आपकी गुजरती है। याद रखिए दक्षिण अमेरिका में जो आपकी इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील वहां से जाती है। अफ्रीका में जैसे गैबॉन, कांगो, कांगो गार्दान जो हो गया, युगांडा, केन्या, साओ टोम, प्रिंसिपे, सोमालिया होगा। एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया और कैवरिती से जाती है। जल निकाय में जो आपका अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से आपकी जाती है। तो इसलिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला पूछा गया है और आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर देखना है आपका 63 नंबर में कि जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो हॉट स्पॉट माना जाता है। 63 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा इन 4 ऑप्शन में से हॉट स्पॉट जो आपका पश्चिमी घाट है ना, याद रखिएगा भारत में जो आपका पश्चिमी वाला घाट है, पश्चिमी घाट को हॉट स्पॉट भी कहते हैं। बाकी जो हिमालयी क्षेत्र हो गया, इंडो वर्मा क्षेत्र हो गया, सुडालैंड, सुडालैंड जिसको बोलते हैं अंडमान निकोबार, तो याद रखिए सुडालैंड अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हॉट स्पॉट मानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। कुल मिला के हॉट स्पॉट कई स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं जो जैव विविधता का मतलब है किसी खास क्षेत्र में मौजूद सभी तरह के जीव जंतु आपके होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बनेगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? वनों में कमी हो रही है, इसका मुख्य कारण है क्या? 64 की बात करते हैं तो देखो सड़कों का विकास हो रहा है, यहाँ पर नदी घाटी परियोजना बन रही है, औद्योगिक विकास हो रहा है, कृषि विकास हो रहा है। अब मुख्य कारण यहाँ पर दे दिया है और चारों ही ऑप्शन ऐसे लड़ा दिया है कि अब आप क्या ऑप्शन को ध्यान देंगे, किस ऑप्शन को ध्यान देते हैं कि हम क्या इसमें फोकस किया जाए, क्योंकि चारों हर चीजों का विकास हुआ है, हर चीजों का विकास हुआ है, लेकिन हम करें तो क्या करें। चलिए अब ऐसी स्थिति में आप असमंजस में होंगे और ऐसे क्वेश्चनों में से क्या होता है, बहुत लोगों लगभग 90% लोगों का आंसर आपका अलग अलग होता है। अब देखिएगा सड़कों का विकास हो रहा है
देखो पहले भी सड़कें थी और आप सड़कें जैसे आपकी हैं तो उसमें से 5 फीट आगे पीछे किया गया होगा। नदी घाटी परियोजनाएं तो बहुत पहले भी थी, है ना। यहाँ पर औद्योगिक विकास हो रहा है कहीं ना कहीं, हाँ ये ठीक है औद्योगिक विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है जितनी भी इंडस्ट्रियल एरिया होंगे ऐसी एरिया में होंगे जो गांव से दूर होंगे, जहां पर बंजर भूमि है वगैरह ऐसी जगह में होती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 2 दशक से जो कृषि का विकास है वो बहुत तीव्र के साथ हुआ है। यहाँ पर देखा जाए जब तीव्र हुआ है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हुई, और जनसंख्या वृद्धि है तो खाने के लिए उनको जरूरत है क्या, यहाँ पर अन्न की, इसलिए पर क्या होता है किसान की रीढ़ कहलाने वाली जो आपकी कृषि है, इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन क्या लगाएंगे, डी नंबर। चारों ही ऑप्शन आपके सही है, लेकिन इनमें भी चारों ऑप्शन में से बेस्ट हम लगा देंगे कृषि का जो विकास हो रहा है। विकास होने का रीजन है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए कहीं ना कहीं आप खुद देखे होंगे, आपके गांव में देखे होंगे कि जो खेती खाली पड़ी रहती थी उसमें भी लोग खेती करने लगे हैं, वनों को काट रहे हैं, क्योंकि जो वन होते हैं वनों से कोई सड़क नहीं निकलती है, वनों से सड़क नहीं निकलेगी। औद्योगिक विकास का भी अधिकतर वनों में, हाँ एक आधे उदाहरण आपको जरूर मिलेंगे कि झारखंड में वो जो पठार था उसको काटा गया, लेकिन हमने कहा मैक्सिमम आपको लगाना है क्या, डी नंबर लगाना है। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, आपसे कह रहा है दंत विशेषज्ञ जो शीशा होता है वो कैसा होता है। जो दंत के डॉक्टर होते हैं, दांत वाले डॉक्टर होते हैं, वो जो शीशा उनका होता है वो कैसा होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, दांत वाले जो डॉक्टर होंगे, किसी चीज को अगर दांत में देख रहे हैं तो बड़ा करने की जरूरत होगी उसको, है ना, तो उसके लिए जो प्रयोग किया जाएगा वो कौन सा, तो याद रखिए नतोदर शीशा जिसे बोलते हैं अवतल लेंस, क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। अवतल दर्पण आपका होता है अवतल, आप बोलेंगे, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है और आपसे कह रहा है कि 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। कभी कभी आपने सुना है कि 1 माइक्रोन की पॉलीथीन आपकी चालू होगी, है ना, या इससे ज्यादा होगी तो वो बंद कर दी जाएगी। तो 66 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है 67 नंबर में, चलिए यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई होती है वो कितनी होती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति 6 फीट का है, वो चाहे कि हम शीशे में पूरा का पूरा अपना शरीर देख पाए, तो याद रखिएगा शीशे की अगर लंबाई होगी मनुष्य की लंबाई से, तो उसकी शीशा लंबाई आधा होगा। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, अर्थात जो शीशा होगा वो 3 सेंटीमीटर का अगर 3 मीटर का अगर शीशा है तो 6 मीटर का व्यक्ति उसमें पूरी तरीके से दिखाई सकता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 68 नंबर में, और 68 की अगर बात करते हैं तो कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है। तो देखिए नहीं सुमेलित है, आपको 68 नंबर देना है। और 68 की अगर हम बात कर लेते हैं, देखो दिया है कैल्सीफेरॉल आपका दिया है, अस्थिरुगुणता दिया गया है, नाइसिन दिया गया है, पिलाग्रा है जिसे चर्मरगा कहते हैं, कोबालमिन जो आपका है संघातित रक्तल्पता है, यहाँ पर दिया है राइबोफ्लेविन, आपसे कह रहा है बेरी बेरी। अब आप बताइएगा 68 नंबर जो दिया गया है क्या सही दिया गया है क्या, यहाँ पर आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है कैल्सीफेरॉल या कह सकते हैं जो आपका कोबालमिन, कौन सा आंसर हो सकता है, चारों में ऑप्शन देखिएगा 68 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर। देखिए यहाँ पर जो दिया है कोबालमिन, कोबालमिन की अगर हम बात करते हैं तो ये विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 होता है, और इसकी कमी से शरीर में एक कह सकते हैं स्नायुषिक दोष आ जाता है ना, एनीमिया रोग हो जाता है, संघातिक कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका ये संघातित आता है वो विटामिन B2 में आपका आता है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि मेंडल ने, है ना, मेंडल जो आपके थे, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशानुगत नियमों को प्रतिपादित करने में किस जीवधारी का उपयोग किया था। दोस्तों याद रखिएगा जो आपके ग्रीगर मेंडल थे, इन्होंने याद रखिएगा ये जो मटर था कौन, गार्डनर पी, अर्थात जो मटर है इसका प्रयोग किया था, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में डीएनए फिंगरप्रिंट्स का उपयोग होता है। याद रखिए डीएनए फिंगरप्रिंट्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे केवल न्यायिक छानबीन में, सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में, केवल पैतृक विवाद में, केवल संकट में, प्राणियों के रक्षण में, उपरोक्त सभी क्षेत्रों में, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 71 नंबर और आपसे कह रहा है कि वर्ष 2018-19 के आम बजट में केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा था। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आपको 2022 तक ये लक्ष्य रखा था, 2022 तक में, है ना, 2022 के लिए लक्ष्य रखा था।
क्वेश्चन नंबर आपका 72 दिया गया है, कह रहा है कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। 72 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रीय जो बागवानी मिशन है 2005-6 में हुई थी। इसका मतलब है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना होगी। 2005 या 6 में 2005-6 में शुरुआत इसकी की गई थी, है ना। और जो बागवानी क्षेत्र है उसका विकास करना, बागवानी उत्पादन बढ़ाना, इसका ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है। तो ये है आपके बिहारी भैया, अर्थात जो बिहार है वहां पर आप देखते हैं कि क्षेत्र कम है लेकिन लोगों की संख्या ज्यादा है ना। तो यहाँ पर जो आबादी है वो ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है 2001-2011 की अवधि के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि आपकी हुई है। ये 2001 से लेके 2011 का पूछा गया है। तो दोस्तों ये आपका नागालैंड है, याद रखिए नागालैंड है, जहां पर नकारात्मक वृद्धि दर देखने को यहाँ पर मिली थी, है ना। और कितना, तो आपकी 0.58% लगभग आपका है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 75 में, बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है। बोरोबुदुर जो आपका स्तूप है वो आपके कहाँ पर है दोस्तों, याद रखिए इंडोनेशिया में है। और इंडोनेशिया ऑप्शन में नहीं है तो आप कुछ ना कुछ लगाएंगे, लेकिन याद रखिएगा इंडोनेशिया के मध्य एक जावा प्रांत है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि जावा प्रांत के मगेलांग नगर में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। ये जो बोरोबुदुर गांव है कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बौद्ध स्मारक के लिए जाना जाता है। किसके लिए, बौद्ध स्मारक के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर बनेगा आपका बी नंबर, राइट हो जाएगा। तो आपने हिंदी में कितना स्कोर किया और जीके में कितना स्कोर किया, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, हमें भी पता चल पाए कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। ठीक है ना भैया, ठीक है। और आज हमारी 3 बजे भी क्लास आपकी होगी। करंट अफेयर की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन आप लोग टाइम से आइएगा। 3 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास आपकी होनी है, ठीक है ना। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देखिएगा। और यूपी जीके की जो आपकी सीरीज है वो आपको शाम को 6 बजे चलती है, तो शाम को 6 बजे आपको जुड़ना है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।